केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण और पुनर्गठन संशोधन विधेयक किया पेश। कहा, एक देश में दो प्रधान, दो संविधान और दो निशान नहीं हो सकते। बिल पर चर्चा जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को दी हार पर मंथन की सलाह। कहा, लोकसभा चुनाव की तैयारी करे कांग्रेस। Small workers were killed. Let's not forget. For what? For holding this flag of India high. We have never denied that we are part of this nation. And we will remain part of this nation. But do justice to us. Do not point fingers at people who have suffered for this nation and continue to suffer for this nation. Thank you, sir. Thank you. I don't have to disagree with what you say. I think it's known to all, it's hardly any guarded secret that Pakistan never reconciled to Jammu Kashmir being part of India. I said that right in the beginning. But we are here not to discuss what Pakistan is doing. What we are here to discuss what we are doing. Is that facilitating Pakistan's mischief? एक बार एक सेमिनार हुआ था, KF रुस्तम जी जो हमारे डीजी थे सबसे पहले BSF के, वो आए, वहां पर भी यही बातें की गई। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। अब से कुछ देर पहले आप सीधे तौर पर तस्वीरें लोकसभा से देख रहे थे, जहां पर जो बिल और पेश किया गया है जम्मू कश्मीर के हवाले से, दो बिलों पर चर्चा लगातार जारी है और लगातार सांसद की तरफ से और मंत्रियों की तरफ से बात रखी जा रही है। कुछ देर पहले आपने देखा कि हसनैन मसूदी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। बिल की मुखालिफत करते हुए उन्होंने अपनी बातें रखी। उसके बाद अगर समर्थन की बात करें तो केंद्रीय मंत्री की तरफ से, अनुराग ठाकुर की तरफ से बात रखी गई। जितेंद्र सिंह अभी चर्चा में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे थे। चलिए लौटते हैं महासंग्राम 2024 की तरफ। आज का मुद्दा हमने दो शामिल किया है। एक मुद्दा यह है जम्मू कश्मीर में किस तरीके से 4 राज्यों में हार के बाद की स्थिति बनी हुई है, जो विपक्षी दल हैं वो आपस में क्या कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस को लेकर, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और दूसरी खबर जो हमने आज महासंग्राम 2024 में शामिल की वो हिमाचल प्रदेश से है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में आपको बता दें कि 11 दिसंबर को जो सुक्खू सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वो 1 साल पूरे करने वाली है और इसी सिलसिले में वो कहीं ना कहीं एक बड़े प्रोग्राम की तैयारी में, रणनीति में जुट गई है सेलिब्रेट करने के लिए। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने ये अपनी रणनीति बनाई है कि वो 1 साल के विरोध में उतरेगी, यानी विरोध जताएगी, विरोध प्रदर्शन करेगी। चलिए पहली खबर की बात कर लेते हैं। पहली खबर ये कि 4 राज्यों में हार का सामना करने के बाद कांग्रेस बुरे दौर से गुजरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को ऐसे वक्त में झटका लगा है जब लोकसभा चुनाव करीब हैं। उधर जम्मू कश्मीर में उसके सहयोगी दल जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस के इस आरोप पर उसका समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है कि बीजेपी ने ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ कर जीत हासिल की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को सलाह दी है कि वो विधानसभा चुनाव में अपनी हार पर हंगामा करने के बजाय आत्ममंथन करें, चिंतन करें और लोकसभा चुनाव में जुट जाएं। तो कांग्रेस को ये सलाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कैसे लग रही है और क्या ये माना जाए कि इस चुनाव से पहले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिश्ता कांग्रेस के साथ था उसमें कहीं ना कहीं खटास आई है, या फिर वो कांग्रेस का उस तरीके से इंडिया अलायंस के साथ जुड़कर सपोर्ट नहीं करने वाले हैं जितना पहले करते थे। ये कई ऐसे सवाल हैं जिन पर करेंगे आज दो खास मेहमानों से चर्चा। मैं ये मानता हूं कि ईवीएम का घोटाला किसी भी आदमी इसमें खारिज नहीं मैं करता हूं। ये 101% ईवीएम का घोटाला है, इसमें जांच होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि यूरोप की तमाम कंट्रियों ने, जर्मनी ने, इटली ने और यूके ने और साथ साथ 120 मुल्कों ने ईवीएम पे बैन लगा दिया, क्योंकि उसमें टेम्परिंग भी हो सकती है, वो हैक भी हो सकती है, उसको कहीं ना कहीं से भी उसमें कम ज़्यादा किया जा सकता है। और मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे उनने इसराइल से पिगेशियस लाया था मुखबिरी करने के लिए, इसी तरह से कोई ना कोई सॉफ्टवेयर उन्होंने लाया है। जहां उनकी मर्जी होती है जीतने की, वहां वो जीतते हैं। जहां वो दिखाने के लिए दिखाते हैं कि हम यहां हार रहे हैं, वहां वो हारते हैं। ये मैं 101% वो सूख सकता हूं। Elections are like that. You win some, you lose some.
You can't only be satisfied with elections that you win. You must also be ready to accept defeat. Now, if the Congress has lost, unfortunately, in Chhattisgarh, in Madhya Pradesh, in Rajasthan, instead of going to the Supreme Court, they need to analyze the reasons, because some people saw the writing on the wall earlier. I will share with you, I have a member parliament BJP friend who 2 months ago told me that BJP is winning in Chhattisgarh. मैं उस वक्त हंसा, मैं सोचा ना अब ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ बीजेपी को देने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन 2 महीने पहले मेरे एक सांसद बीजेपी के दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वो जीतने वाले हैं। तो अगर उनको पता था तो कांग्रेस को क्यों नहीं? अब सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, पार्लियामेंट के इलेक्शन की तैयारी करिए। तो ये सलाह है नेशनल कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस को, और कांग्रेस सीधे तौर पर ये कह रही है कि बीजेपी जहां चाहती है वहां चुनाव जीत जाती है और जहां नहीं चाहती वहां आसानी से दूसरे को जीतने देती है। यानी ईवीएम के घोटाले के हवाले से एक बार फिर से बात कांग्रेस की तरफ से कहेगी। कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष वकार रसूल वानी का बयान अब से कुछ देर पहले सुन रहे थे, तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं इस बात पर शक व शुबहात का इजहार कांग्रेस ने किया है। लेकिन जो विरोधी दल हैं, जो इंडिया अलायंस के अंदर एक साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की अगर बात कर लें, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर लें, वो कांग्रेस का साथ देते हुए नहीं दिखाई दे रही। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए रुख कर लेते हैं दो खास मेहमानों का जो इस बात पर, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हाजिर हैं। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। इसके अलावा एडवोकेट आर एस पठानिया साहब, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे बीच मौजूद हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सबसे पहले यही कि देखिए किसी और जगह या रियासत में चुनाव हुआ, वहां पर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस तरह बात शायद ही ना कही गई हो जो जम्मू कश्मीर के सदर वकार रसूल वानी की तरफ से कही गई है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है और चुनाव वो जीतना जहां चाहते हैं वहां जीत सकते हैं। और एक बार फिर से उन्होंने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की बात कही है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हें उनके साथ तायद करती है इस बयान पर? मैं तो तायद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई सबूत है नहीं है कि जहां ईवीएम की टेम्परिंग की, बेशक एलिगेशन पिछले कई सालों से लग रहे हैं, लेकिन कोई भी सॉलिड प्रूफ हमारे पास है नहीं। और जब तक के कोई सॉलिड प्रूफ ना हो तो हम इस तरह बेबुनियाद किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। तो कांग्रेस वाले खुद ही इसका जवाब दे सकते हैं, मैं तो उसके लिए जवाब नहीं दूंगा। वो आप उनके स्पोक्स पर्सन को अगर आप ऑन बोर्ड लेते तो वो जवाब दे सकते थे। मैं इसका जवाब शायद नहीं दे पाऊंगा कि उन्होंने किस बुनियाद पर, हो सकता उनके पास अगर कोई ऐसा सबूत है तो मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, और जिस चीज की मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं उस चीज के बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, एक सवाल ये कि जो कांग्रेस के साथ आपका सपोर्ट था या इंडिया अलायंस की अगर हम बात कर लें, तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस की 4 रियासतों में हार के बाद उस तरीके से कांग्रेस का आप सपोर्ट करेंगे जैसा कि पहले कर रहे थे? क्योंकि अभी उमर अब्दुल्ला की तरफ से सीधे तौर पर ये कहा है कि वो इन तमाम चीज़ों को छोड़ें, अब सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव के तैयारियों में जुट जाएं। तो क्या यही सलाह रहेगी या फिर सपोर्ट में भी कुछ कमी आएगी? सपोर्ट में तो मुझे नहीं लगता है कि कमी आएगी, पर सलाह हम तो यही देंगे, और मुझे लगता है कि बेहतर सलाह भी यही है कि उनको इस वक्त लोकसभा इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए और अपनी जहां जहां खामियां रह गई हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए। जहां जहां भी कोई कमजोरी रह गई है, अलायंस के दरमियान में जो कमजोरी है उसको भी देखा जाए, और बेहतर यही है क्योंकि बहुत कम वक्त रह गया है, उनको हम भी यही सलाह देंगे कि आप, बेहतर ये है कि आप अपनी जो फ्यूचर आगे है अलायंस के साथ अपने राब्ता अच्छा करें, और सीट शेयरिंग जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट्स में आप कोऑपरेट करें दीगर जितनी भी अलायंस पार्टनर्स हैं। अगर आप आज भी वही ओवर कॉन्फिडेंस और वही रहेगा कि भाई हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो वो शायद उनको अब भूलना पड़ेगा और उनको कोई दरमियान का रास्ता देखना पड़ेगा। अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ बैठकर बात करके विद कंसेंसस तय करें कि जहां जो पार्टी मजबूत है वहां उनको सीट शेयरिंग में उनको हिस्सा दिया जाए। बिल्कुल। तो आपकी इन बातों से ये साफ तौर पर साफ ये आया हो गई है बात कि जो पहले कांग्रेस का किरदार या फिर माने कि उनकी बात मानने की जो
बात रहती थी वो कहीं ना कहीं अब विपक्षी दलों की तरफ से उन पर हावी होते हुए नहीं दिखाई देगी, क्योंकि विपक्षी दलों की तरफ से अब कहा जाने लगेगा, जैसा कि आपने कहा कि जो जहां से मजबूत है उसको वहां देना चाहिए, बड़ी पार्टी के तौर पर खुद को समझकर और ईगो में रहकर फैसला नहीं करना होगा। तो क्या ये माना जाए एडवोकेट हारिस पठानिया साहब, जो इंडिया अलायंस के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर इसे देखा जा रहा था, 4 रियासतों में कांग्रेस की जो हार रही है उसके बाद क्या भाजपा ये मान रही है कि जो चुनौती पहले थी इंडिया अलायंस को लेकर भाजपा के सामने, वो आने वाले दिनों में अब नहीं रहने वाले हैं, खासकर लोकसभा चुनाव में, क्योंकि अब कांग्रेस की वैसी बात अब विपक्षी दलों की तरफ से नहीं मानी जाने वाली जैसे पहले ये तमाम लोग सुनने वाले थे या मानने वाले थे। जी नमस्कार। तो इसमें फायदा आपका होगा। जी ऐसा है कि दिशाविहीन, एजेंडाविहीन और इन सब के साथ साथ विषयविहीन विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी ऐसे अटपटे चार्ज लगा के, जिसे कहते हैं, माहौल को अपने गलतियों की बात नहीं करते, अपनी जो फेलेबिलिटी है, आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं कर पाए, आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए, लोगों की बात नहीं कर पाए, आप अपनी उद्दंडता अहंकार से, जिसे कहते हैं, अभी तक आप कितने वर्ष हो गए सत्ता के, लेकिन आपकी उद्दंडता अहंकार, आपका दिल्ली दरबार का जो दरबारी कल्चर है उससे आप निकल नहीं पा रहे, लोगों की बात कर नहीं पा रहे। देखें, ये चुनाव बहुत बड़ा आई ओपनर है। प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा है कि 2024 की हैट्रिक, को जादू की छड़ी नहीं है उनके पास, लेकिन जम्मू कश्मीर में और विशेषकर पूरे देश भर में राजनीति के जो एक स्टैंडर्ड्स हैं, मापदंड है, उसको करने के तरीके उनमें बिल्कुल एक चेंज आ चुका है, मेटामॉर्फोसिस आ गया। लोगों की बात करते हैं, लोगों के साथ जुड़े हैं, लोगों के द्वारा है, इसीलिए लोग बार बार चुन के, मैं विपक्ष से थोड़ा ऊपर ले जाऊं कि जो सेफोलॉजिस्ट, जो चुनाव के जो विश्लेषण पे बात करते हैं, इसके अलावा भी बाकी जो लोग हैं, इन सब के आंकड़ों को, सब के अनुमानों को गलत करते हुए 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी का आधार बढ़ा, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी बढ़े हैं, पार्टी का वोट बेस भी बढ़ा है। तो हमारा इसमें बिल्कुल एक छोटी सी एक सलाह है जो विपक्ष को, कि आप कृपा करके लोगों के विषय लेके लोगों में आए। जम्मू कश्मीर जो पिछले 6-7 दशकों से बेरोजगारी, खून खराबा, आपस में इंतशार, असमंजस की जो स्थिति और परिस्थिति से गुजरा, उस पर बात नहीं कर रहे आप। आपकी अपनी जो इनकॉम्पिटेंस है, आपकी जो आपका अपना जो फेलियर है कनेक्ट करना लोगों के साथ, उस पर आप बात नहीं कर पा रहे। और इस तरीके के विषय लेके मुझे लगता नहीं ज्यादा कुछ हासिल होगा। हमारा एक ओपन इन्विटेशन है, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल प्लेयर का अपना अपना एक रोल है डेमोक्रेसी में, राजनीति में, और अपना अपना रोल प्ले करें। हम भी तब तक अच्छा नहीं खेल पाएंगे, तब तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जब तक एक वाइब्रेंट विपक्ष जो बिल्कुल विषयों पे विपक्ष जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष वकार रसूल वानी साहब सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ईवीएम में घोटाला किया गया है। देखिए, और आप उन्हें सलाह दे रहे हैं। मैंने यही आपको कहा कि एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के प्रदेश स्तर के अध्यक्ष हैं, और इनकी सियासी सोच तो छोड़ें, पहले एक कॉमन सेंस की बात करें उसमें, कि ईवीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे देश भर, बल्कि दुनिया भर में यह प्रचलित हैं। और अगर इस पे को बात करें, जैसे हमारे मित्र भी एडवोकेट साहब ने कहा, कि जब तक कोई पुख्ता सबूत, कोई ऐसा कोई सब्सटेंस, कोई ऐसा कोई एविडेंस इनके पास ना हो, तो इस तरीके की बात पब्लिक डोमेन में करना मुझे लगता घातक है डेमोक्रेसी के लिए, घातक है कांग्रेस के अपने ब्रांड के लिए, कांग्रेस के अपनी फेलेबिलिटी के लिए, और घातक है जम्मू कश्मीर के लिए भी, कि इस तरीके से लोग एक पॉलिटिकल पार्टी का, ये लोग जो नेतृत्व कर रहे हैं कि नैरेटिव क्या बनाएंगे, दिशा क्या देंगे कांग्रेस को, तो कांग्रेस जम्मू कश्मीर को कहां लेने की बात करेंगे, ये एक्सपोज्ड है। मैंने कहा कांग्रेस स्टैंड्स एक्सपोज, कांग्रेस का अपना दरबारी कल्चर, इनका अपना जो दिल्ली से ये पूरे राज्यों को चलाते हैं, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एजेंडा तय करते हैं, यार एक्सपोज्ड लॉट। और मुझे लगता नहीं को ज्यादा। क्या एक सवाल और यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये कांग्रेस की हार जो विपक्षी दल हैं उनके साथ निगोशिएबल का जरिया बनेगा? मैं चाहती हूँ कि मुजफ्फर इकबाल खान साहब इस सवाल का जवाब आप दें कि क्या अब आप लोगों को ज्यादा स्पेस मिलेगा कि कांग्रेस के साथ निगोशिएट कर सके सीट शेयरिंग के हवाले से, क्योंकि आप
तमाम विरोधी दलों विपक्षी दलों की तरफ से जाहिर सी बात हो सकता है ये कहा जाए कि आपने तो 4 राज्यों में करारी हार अभी पाई है, लिहाजा हम जहां से मजबूत हैं वहां से हमें खड़ा होने दीजिए। सना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अब जो दीगर जितने भी अलायंस पार्टनर्स हैं उन्होंने अपना दावा पेश करना है अलायंस पार्टनर्स को, और वो जो एक था कि भाई हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं और पैन इंडिया पार्टी हैं जी, वो मुझे लगता है कि वो भरम टूट गया अब। और वक्त है अभी, अगर ये तमाम जो जितनी भी कोलिशन पार्टनर्स हैं, इंडिया जो कोलिशन बनी है उसमें जितने लोग अगर बैठ कर इस पर गौर व खोज करेंगे कि भाई जहां जिस पार्टी का कैंडिडेट मजबूत है वहां उसी का साथ दिया जाए जी, तो ये कामयाब हो सकते हैं। रहा सवाल, फिर भी वो खुशकिस्मत हैं वो लोग कि कम से कम 5 हो साल के सकता है बाद ना कि देखिए ये जम्मू कश्मीर में ही हो सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ ये बताना भी जरूरी है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब ने पहले ही कहा था जो स्टेटस को था पिछले चुनाव में लोकसभा में वही बरकरार रखना चाहिए, तो ये तो पीडीपी नहीं होने देना चाहेगी ना। तो ऐसे में ये तो कांग्रेस के पाले में गेंद चली गई, तो फिर आप कांग्रेस को मोरद इल्जाम ठहराएंगे, फिर कांग्रेस के लिए तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो पीडीपी तो छोड़ना नहीं चाहेगी कि उसको कोई भी लोकसभा सीट कश्मीर से ना मिले या फिर टिकट उसको ना दिया जाए। खैर सना जी, जम्मू कश्मीर एक छोटा सा यूनियन टेरिटरी है पूरे, अगर मुल्क के तनासब से अगर आप देखेंगे तो कोई उतना बड़ा मामला नहीं है। टोटल 5 सीट्स हैं जम्मू कश्मीर की लोकसभा की। अब उन 5 सीट्स पर सीट शेयरिंग का कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, एक नहीं तो दूसरी। वहां तो जाहिर सी बात है कि कश्मीर में कहीं ना तो बीजेपी है ना कांग्रेस है, वहां अगर सीट शेयरिंग होनी भी है तो वो होनी है पीडीपी और एनसी के दरमियान। मैं कहता हूँ उसको छोड़ें आप। मैं अपने साथी जो मेरे दोस्त यहाँ बैठे आरएस पठानिया साहब, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे ये बताओ कि हमको जमहूरी हकूक से क्यों महरूम रखा गया है। जम्मू कश्मीर में आप इलेक्शन क्यों नहीं करवाना चाहते? ठीक है, आप अगर इस चीज का वेट कर रहे हैं कि यहाँ बीजेपी को कुछ मिलने वाला है, तो मुझे लगता नहीं है कि अब आपको यहाँ कुछ मिलने वाला है। वहां की आपको मुबारक है, खुशी है हमें भी कि लोगों ने आपकी पॉलिसीज को पसंद किया। ठीक है, फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी ये बात कही, और ये बात ना सिर्फ मुजफ्फर इकबाल खान साहब के साथ के जरिए आज दोहराई जा रही है, बल्कि संसद में आज लोकसभा में इस बयान को हसनैन मसूदी की तरफ से कहा गया, और खुद फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी इस बात को रखा कि आखिर उन्हें और उनके लोगों को क्यों लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अभी तक दूर रखा गया है। आरिस पठानिया साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। आरिस पठानी साहब जी, शायद म्यूट कर रखा होगा आपने। यस, अभी आ रही, बोले आप। अब आ रही है प्रॉपर आवाज मेरा? जी जी, आ रही है। मेरा एक परम अनुरोध है, मैंने बार बार आपके चैनल पे दोहराया और बजाया है। जम्मू कश्मीर में बहुत जल्दी पंचायत के चुनाव, जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव, जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव, और जम्मू कश्मीर में जिसकी बात हमारे मित्र कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में विधान सभा के चुनाव भी होंगे। लेकिन जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की होगी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा जम्मू कश्मीर में। किसी अहंकार और उदंडता से नहीं मैं ऐसी बात कर रहा, हमारी भरसक कोशिश होगी इसमें। अपने पॉलिसीज, अपने प्रोग्राम, अपना एजेंडा लोगों में ले जाके बात करेंगे। और वर्चुअली चुनाव होगा तो सभी नेता कर रहे हैं, बड़े वरिष्ठ नेता, शीर्ष नेता से लेकर छोटा नेता तक ये कहता है, लेकिन कब होगा ये विपक्षी दल ये जानना चाहते हैं। फिर आप कह देते हैं हाँ, सिक्योरिटी क्लियरेंस की बात तो आपकी तरफ से जानी ना, केंद्रीय सरकार की तरफ से जानी है ना। देखिए, लोक सेवा की, राजनीति की, और सबसे बड़ी बात कहते हैं जिसे इंटर पार्टी पॉलिटिक्स की, एक भाषा और परिभाषा नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद बदली है। अब देश में एससी, देश में एसटी, देश में महिला, देश में युवा, देश में किसान, इन सबको फोकस करके इनको इलेक्शन मटेरियल की तरह यूज करेंगे, वो बात नहीं बनेगी। लेकिन किया हुआ काम वाकई जिसे कहते हैं सर चढ़ के बोलेगा। तो इसी भाषा परिभाषा के साथ इस बदले माहौल में, इस बदले एक परिप्रेक्ष्य में हम सबको, मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव जल्द ही आपको देखने में मिलेंगे। लेकिन आज का जो आपने विषय यहाँ पे रखा है कि एक 6 महीने हो गए शोर मचाया हुआ इंडिया 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 अलायंस, लेकिन
आज तक एक यूनाइटेड घोषणा पत्र बना पाए कोई नहीं। ठीक है, और आज कल तक फिर सीट शेयरिंग इंडिया का- अलायंस की बैठक होने वाली, हो सकता है यूनाइटेड घोषणा पत्र कल ही जारी कर दिया जाए, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल महासंग्राम में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे दूसरी बड़ी खबर की तरफ। लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। महासंग्राम 2024 देख रहे हैं आप। हिमाचल बीजेपी ने सुक्खू सरकार के 1 साल पूरे होने पर पूरे हिमाचल में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया है, जिसमें बीजेपी जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करेगी। यहां आपको बताना जरूरी है कि सुक्खू सरकार की तरफ से 11 दिसंबर को पूरे प्रदेश में 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम के आयोजन की बात कही गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन की बात कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आरोप लगाया है कि ये साल निराशाजनक रहा है, क्योंकि सुक्खू सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भ्रष्टाचार चरम पर है और प्रदेश की आम जनता किसी न किसी वजह से लगातार परेशान है। तो भारतीय जनता पार्टी के इस ऐलान के बाद किस तरह की राजनीति एक रुख लेते हुए हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रही है, जानने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शिमला से। एक तरफ सरकार सेलिब्रेट करने की बात कह रही है, कार्यक्रम जोरों शोर से बनाने की बात कर रही है 11 दिसंबर को, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो 1 साल के कार्यकाल को निराशाजनक मानती है और इसी सिलसिले में वो विरोध प्रदर्शन करेगी। किस तरीके से खाका भाजपा ने तैयार किया है, बताइएगा राजेंद्र। बिल्कुल, भाजपा की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि कुछ दिन पहले से ये तैयारी शुरू कर रही थी, एक्सरसाइज लगातार चली हुई थी, और जो जिला स्तर पर कार्यक्रम होंगे उन तमाम कार्यक्रमों में भाजपा अपने दिग्गज नेताओं को उतार रही है। बड़े लंबे समय बाद, जो नई बात इस पूरे कार्यक्रम में है, बड़े लंबे समय बाद प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, 2 बार हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकारों का नेतृत्व कर चुके हैं, वो अब एक्टिव हो रहे हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर राजीव बिंदल, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यसभा सांसद, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वीसी रहे प्रोफेसर सिकंदर कुमार, वो मौजूद रहे हैं। अब तो तमाम जो बड़े नेता हैं उनको भाजपा, हिमाचल प्रदेश के बड़े नेता, उनको भाजपा ग्राउंड लेवल पर सरकार के खिलाफ पहले ही साल में उतार रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि इन सब के बीच में जो बड़ा नाम है, नया नाम है, नाम पुराना है, लेकिन इस तरह से विरोध को लीड करने वाला नाम है प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का, वो अब इसमें शामिल हो। आरोप भाजपा की तरफ से बड़े सीधे लगाए जा रहे हैं, जो पिछले 1 साल में हम कह सकते हैं करीब करीब 8 महीने के भाजपा के इस विपक्ष के पूरे भूमिका के दौरान हमने देखा। सबसे पहली बात कर रहे हैं महंगाई की, चाहे खाद्य तेल की बात हो, दालों के रेट में महंगाई की बात हो, या फिर पेट्रोल और डीजल में जिस प्रकार से स्टेट वैट की कटौती हिमाचल सरकार ने की है, स्टेट वैट इंक्रीज किया है, और जो रिलैक्सेशन दी जा रही थी पूर्व की भाजपा सरकार के समय, जयराम सरकार के समय, उसमें कटौती की है। तो पेट्रोल डीजल हिमाचल प्रदेश में महंगा हुआ है। उसके अलावा खाद्य तेल की बात की जा रही है, जो पिछले दिनों महंगे हुए हैं। दालें, खाद्य दालें, वो महंगी हुई हैं। तो महंगाई को एक बड़ा इशू हिमाचल प्रदेश में भाजपा बनाने जा रही है इस 1 साल के प्रदर्शन के दौरान। इसके अलावा जो बड़ा आरोप भाजपा डीनोटिफिकेशन का लगा रही है, हमने देखा जैसे ही सुक्खू सरकार बनी थी तो भाजपा की तो लगातार संस्थानों को डीनोटिफाई किया गया था, और मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार ये कहा गया, मंत्रिमंडल के सदस्यों की तरफ से लगातार ये कहा गया कि इन संस्थानों की जरूरत नहीं थी, और सरकार जाते जाते पूर्व की जयराम सरकार ने इन संस्थानों को खोला है, इसलिए इनको डीनोटिफाई किया गया है। बड़ी संख्या में ये संस्थान है, करीब करीब 1500 के आसपास हम कह सकते हैं, 1000 से 1500 के बीच में, चाहे वो शिक्षा विभाग की बात हो, स्वास्थ्य विभाग की बात हो, पशुपालन विभाग की बात हो, IPH, PWD, तमाम विभागों से संस्थानों को डीनोटिफाई किया गया है। उसके ऊपर भाजपा सरकार को घेरना चाहेगी। बेरोजगारी जो एक बड़ा इशू है, लगातार भाजपा इसको ले भी रही है, और इस इशू के ऊपर भी प्रदेश सरकार को घेरना चाहेगी, क्योंकि जब से सरकार बनी है
पद जरूर सृजित किए गए हैं, लेकिन भर्तियां नहीं हो पाई हैं अभी जी। तक। तो ऐसे में इसके ऊपर भी सरकार घेरेगी और गारंटियां जो जी, सबसे एक बड़ा और इशू, सवाल यहाँ पर इस वक्त जब भाजपा इतने बड़े की- पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जताने की, विरोध दर्ज कराने की बात कही जा रही है भाजपा की तरफ से, इसकी रूपरेखा की अगर बात करें तो कैसी रूपरेखा होने वाली है? आपके पास लौटेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है जोजिला दर्रे से, बड़ी खबर है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। वाहन दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हुई है। जोजिला टनल के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, 4 में से 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको जोजिला टनल के हवाले से दे रहे हैं। वाहन दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से पर्यटकों को एक वाहन ले जा रहा था। केरल के रहने वाले ये पर्यटक बताए जा रहे हैं और 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर जोजिला टनल के हवाले से आपको बता दें कि वाहन दुर्घटना, सड़क हादसा हुआ है और सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है और 2 घायलों की हालत भी बताया जा रहा है कि गंभीर है। टूरिस्ट को ये वाहन ले जा रहा था जो सड़क हादसे का शिकार हुआ और बताया जा रहा है कि जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, वो सभी केरल के रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको जोजिला टनल के हवाले से, दर्रे से जुड़ी हुई दे रहे हैं, वहां से मिल रही है खबर। वाहन दुर्घटना हुई है, सड़क हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये वाहन जो सड़क हादसे का शिकार हुआ वो दरअसल पर्यटकों को ले जा रहा था और ये तमाम जो पर्यटक हैं वो केरल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ दीजिए इजाजत, लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार। बढ़ते पोल्यूशन और बदलते मौसम के